नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 अक्टूबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारा न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़, एमएनसी में फेस 11,000 करोड़ रेट्रो टैक्स डिमांड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। देखिए क्या है ये जजमेंट, मैंने आपको पहले भी कवर कराया था। ये जजमेंट ये चीज़ बोल रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि नीदरलैंड में है या फ्रांस में है या स्विट्ज़रलैंड में है, जिन्होंने विथ होल्डिंग टैक्स सिर्फ 5% पे किया है, उनको अब 10% पे करना पड़ेगा। बैकग्राउंड समझाता हूँ पहले तो आपको। ये हुआ क्या, एक्चुअली ओईसीडी में इंडिया का एक क्लॉज है मोस्ट फेवर नेशन का, यानी कि अगर कोई इंडिया के साथ अगर कोई कंट्री ओईसीडी का मेंबर है और वो एक अग्रीमेंट करता है कि हमारा टैक्स 5% रहेगा, तो सारे ओईसीडी मेंबर्स का या तो टैक्स 5% रहेगा, मतलब या तो 5% रहेगा और या तो उससे लोअर रहेगा, सॉरी, या तो 10% रहेगा या तो मिनिमम ऑफ दी एनी ऑफ दी अग्रीमेंट जिसके साथ इंडिया अगर कोई अग्रीमेंट किया हो। यानी कि ओईसीडी का बेस है 10%, और अगर उससे कम अगर कोई कंट्री किया हुआ ओईसीडी का, तो वो सारे ओईसीडी मेंबर पे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ गए आपकी न्यूज़। अब हुआ क्या कि इंडिया का एक कंट्री के साथ वो है अग्रीमेंट, स्लोवेनिया, लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ इंडिया का अरेंजमेंट है कि भाई 5% टैक्स जो है हम आपको परमिट करते हैं कि हमारे DTAA के हिसाब से 5% टैक्स हम आपको चार्ज करेंगे। अब हुआ क्या, जब इंडिया ने ये अग्रीमेंट किया था तब ये तीनों कंट्रीज ओईसीडी के मेंबर्स नहीं हुए। इवेंचुअली दीज 3 कंट्रीज ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ ओईसीडी। नाउ ओईसीडी कंपनीज, I mean OECD countries and companies based out of those countries like Nestle based out of Netherlands, they are trying to claim that since India has an agreement with an OECD member which says the tax should be 5%, we should also get the benefit of 5% since India is MFN, that is most favored nation according to the OECD. बट क्या ये चीज़ होगा एप्लीकेबल? नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ओईसीडी के मेंबर बनने के पहले इंडिया ने इनके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया था। अगर इंडिया को पता होता कि ये ओईसीडी के मेंबर, तो शायद इंडिया नहीं करता। और दूसरी बात ये कि अब उसके बाद अगर ये ओईसीडी के मेंबर बन रहे तो उसमें इंडिया कुछ नहीं कर सकता। जब तक प्रेजेंट ओईसीडी के मेंबर्स के साथ इंडिया अग्रीमेंट नहीं करता कैटेगोरिकली, तब तक वो 5% वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा इंडिया पे। यानी कि नीदरलैंड्स की कंपनी जैसे कि नेस्ले, जिन्होंने 10% के साथ 5% के हिसाब से पे किया, अब उनको 10% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। क्या? आपका विथ होल्डिंग टैक्स। आई होप आपको समझ में आएगा। न्यूज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था न्यूज़ दोस्तों, लेकिन आपके लिए सिंप्लीफाई करके, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके बताया। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं और सिंप्लीफाई करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, पुश टू ब्रिक वॉल, बॉन्ड इन्वेस्टर्स डायल सेबी। देखिए हुआ क्या, बॉन्ड इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेबी के अप्रोच किए, क्योंकि एक बॉन्ड रेटिंग एजेंसी है दैट इज़ ब्रिकवर्क रेटिंग्स, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके इंडिया के सारे बॉन्ड्स का रेटिंग खराब कर रहा है, जबकि फंडामेंटली या क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ये सब बॉन्ड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज हुआ है। तो भी ये क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती ब्रिकवर्क जो है डाउनग्रेड कर रहा है ये सारे बॉन्ड्स का रेटिंग। ब्रिकवर्क को तो बीच में सेबी ने बैन भी कर दिया था, बट समहाउ चलिए सेबी ने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया था, और अब जाके जब ब्रिकवर्क को वापस से रिलैक्सेशन मिल गया तो वापस से ब्रिकवर्क वही हरकतें कर रहा है। क्या कि इंडिया के कंपनीज को फंडामेंटली डाउनग्रेड कर रहा है, जबकि कोई क्रेडिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फोकस ऑन एसपीवी मॉडल टू मैन्युफैक्चर फाइटर्स, टैंक्स, कॉप्टर्स, मिसाइल्स। देखिए है क्या ये न्यूज़ कि गवर्नमेंट जो है अब एसपीवी मॉडल की तरफ बढ़ते जा रही है, यानी कि गवर्नमेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल के मॉडल की तरफ बढ़ रही है। और अब इस मॉडल के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगी, उस व्हीकल को फंड देगी, वो व्हीकल अपने फंडिंग के थ्रू एक प्राइवेट कंपनीज को अप्रोच करेंगे कि भाई आप डेवलपमेंट करो, हम आपको फंडिंग करें। जैसे फंडिंग हो जाएगा, वो जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या जो पर्टिकुलर कोई एक जेट प्लेन है या कोई भी चीज़ है आप जो बना रहे हो वो हमारा हो जाएगा। अब ये मॉडल अभी काफ़ी इन में आ गया गवर्नमेंट के उस पर। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों को अच्छा ही है। गवर्नमेंट को कोई मतलब एक बार फंडिंग आ जाता है तो प्राइवेट सेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्विस देने में। फंडिंग का ही मेन इशू होता है, तो एक बार पूरा का पूरा फंडिंग आ जाता है तो और
पेमेंट लाना वो गवर्नमेंट का काम है, तो इसमें प्राइवेट कंपनी का पेमेंट के पर से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। प्राइवेट कंपनी अपना बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी डिलीवर करता है और रिजल्ट मिल जाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कल को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम यानी कि मशीन के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसमें पैसा किसका डूबेगा, ओनरशिप कौन लेगा उस चीज़ का। इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट थोड़ा कंसर्न है एंड दैट क्वेश्चन स्टिल नीड्स टू बी टैकल्ड। बट अदरवाइज ये मॉडल जो है थोड़ा सक्सेसफुल मॉडल बोला जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा वे पुट अंडर सर्विलांस। देखिए हो क्या रहा है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ना दिन प्रतिदिन और ख़राब ही होते जा रहे हैं। चाहे वो कनाडा का इंडिया को डायरेक्टली पॉइंट आउट करना कि भाई वो किलिंग हुआ है, खालिस्तानी के जो लीडर है इंडिया ने घुस के किलिंग किया है एंड ऑल दोस थिंग्स विच कनाडा अपोज। तो फिर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस दिन पे दिन कोई ना कोई चीज़ों के कारण ख़राब होते जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि अब आपको पता है रिलेशन ख़राब होने के सबसे पहला एक सॉफ्ट पावर को क्या बोलते हैं कि भाई डिप्लोमेट्स कम कर दो। इंडिया ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि भाई तुम्हारे इतने कैनेडियन डिप्लोमेट्स चाहिए नहीं, इसको कम कर दो। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स को बुला लिया। अब हो क्या रहा है इसमें, ना कैनेडियन सिटीजन्स को इंडिया का वीज़ा मिल रहा है, ना इंडियन सिटीजन्स को कनाडा का वीज़ा मिल रहा है। तो अब इंडिया ये चीज़ ब्लेम कर रहा है कि भाई कनाडा जो है इंडिया के डिप्लोमेट्स को सेफ नहीं रख पाता है, इंडिया के डिप्लोमेट सेफ नहीं है कनाडा में, आज दिन कभी भी उनके ऊपर अटैक हो सकता है। इसीलिए इट डजेंट मेक सेंस फॉर इंडिया टू सेंड इट्स डिप्लोमेट्स टू कनाडा। नेक्स्ट दोस्तों, रोड मिनिस्ट्री आई शिफ्ट टू बीओटी एज प्राइवेट कंपनी शो इंटरेस्ट। देखिए हो क्या रहा है कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तरीके होते हैं। एक होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, एक होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंट्रोल। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंट्रोल में क्या होता है कि गवर्नमेंट का सब कुछ हेडेक रहता है। एक बार प्राइवेट कंपनी जो है बना के, मतलब गवर्नमेंट का सब कुछ का हेडेक रहता है, यानी कि पास वास कराने का सब चीज़ का झंझट गवर्नमेंट का है। एक बार प्राइवेट कंपनी अपना बना दे, उसको हैंड ओवर करते, बस उनका ड्यूटी ख़त्म, उनका पेमेंट आ गया, अब उनका ड्यूटी ख़त्म। इससे होता क्या है ना कि प्राइवेट कंपनीज को ना एक मोटिवेशन नहीं रहता कि भाई हम थोड़ा अच्छा क्वालिटी के रोड्स बना के दें। प्राइवेट कंपनी जैसे तैसे करके रोड के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं और उसे हैंड ओवर करते हैं और गवर्नमेंट को चले जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम क्यों नहीं ऐसा करें कि बीओटी मॉडल को वापस से लेके आए। देखिए बीओटी मॉडल पहले चलता था, बाद में गवर्नमेंट ने ईपीसी लेके आए, तो प्राइवेट कंपनीज क्यों ईपीसी के लिए गए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनीज को ख़राब क्वालिटी डिलीवर करना था तो ये लोग ईपीसी की तरफ गए, नहीं। प्रॉब्लम क्या रहता था कि यार क्लियरेंसेस में बहुत सारी चीज़ें फंसते थे। आज आपने एक रोड प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसी को अलॉट कर दिया, कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई चूक हो गई या प्राइवेट कंपनी की तरफ से कोई चूक हो गई, एनवायरमेंटलिस्ट रहते हैं वो कभी प्रोटेस्ट में आ जाता है, या कोई लोकल कम्युनिटी वो प्रोटेस्ट में आ जाती है। तो इसके कारण होता है क्या, डेवलपमेंट रुक जाता है। डेवलपमेंट रुकता है तो सबसे पहले ज़्यादा पैसा किसका फंसा हुआ है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर का फंसा हुआ है। और वो कॉन्ट्रैक्ट जब लेता है तो प्राइस एस्केलेट होते जाता है, ना उसका कॉस्ट एस्केलेट होते जाता है, ना उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाता है टाइम पे, तो फाइन भी भरो, कैपिटल भी फंसाओ और कम मार्जिन में काम भी करो। ऑब्वियसली उस पर एक एस्केलेशन क्लॉज रहता है, खैर वो एक अलग बात है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट एक रुक सा जाता है। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा डर लगा रहता था। तो लोग बोलते थे यार हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के ईपीसी मॉडल में जाएंगे ताकि ये सब झंझट हम लेंगे ही नहीं, हम अपना आपको रोड डिलीवर करेंगे और हम चले जाएंगे। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई ये जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट बोल रही है कि ईपीसी से अब हम डायरेक्टली पीपीपी में जाएंगे, यानी कि पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, किसमें बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। आप बिल्ड भी करोगे, आप ऑपरेट भी करोगे। जब आप ऑपरेट कर लोगे 15-20 साल तक, जब आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, आप हमें ट्रांसफ़र करके चले जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है, मैं तो कहूँगा यूएस emerges एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन H1, चाइना सेकंड। अच्छा न्यूज़ क्यों बोल रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा है कि भाई चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने का, बट ये न्यूज़ को ना देखने का तरीका है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि नहीं भाई ये अच्छा न्यूज़ इसलिए है क्योंकि भाई हमारा यूएस के साथ ट्रेड बढ़ गया। नहीं, प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारा यूएस के साथ ट्रेड कमा है, चाइना के साथ भी कमा है, बट चाइना के साथ ज़्यादा कम हो गया कंपेयर टू यूएस। तो इसलिए यूएस का ट्रेड अपने को ज़्यादा दिख रहा है। समझ रहे हो, दोनों ओवरऑल ट्रेड कम ही हुए, लेकिन यूएस के साथ जितना परसेंटेज में कम हुआ है, चाइना के साथ उससे ज़्यादा कम हुआ है।
तो इसलिए यूएस अब थोड़ा सा आगे निकल गया चाइना से इंडिया के ट्रेड के हिसाब से। तो ये अच्छा बात तो नहीं है, एक इकोनॉमिक साइन तो अच्छा नहीं है कि भाई इंपोर्ट्स क्यों कम होते हैं यार। इंपोर्ट्स या तो कम होंगे आपके कि आपने डोमेस्टिकली बहुत प्रोड्यूस कर लिया, तो ऐसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने एक क्वार्टर में तो बना नहीं लिया कि भाई 10-12% इम्पोर्ट कम हो जाए। सेकंड चीज़ ये है कि आप खुद के डोमेस्टिक की डिमांड कम हो रही है, तो ये अगर सेकंड फैक्टर है तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी अगर थोड़ी वीक पोजीशन में तभी जाके ये चीज़ हो रहा है ना। तो इसीलिए डिक्लाइन होने के बाद भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है, बट हाँ हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे चाइना जैसी कंट्री से डिपेंडेंसी खत्म होकर अगर कोई और कंट्रीज़ में जाते जाए धीरे धीरे तो अच्छा है। बट मुझे शॉकिंग नहीं लगेगा अगर कुछ क्वार्टर बाद वापस है चाइना रैंक 1 में आ जाए, या नेक्स्ट क्वार्टर में चाइना रैंक 1 में आ जाए, जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी होगी तो भी कोई बहुत बड़ी शॉक वाली न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों आपके वन लाइनर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मतलब MCQ टाइप्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट न्यूज़ है। इंडिया मूव्स बायोफ्यूल अलायंस अमंगस्ट 14 मेंबर्स ऑफ IPEF। देखिए पहले तो आप ये समझिए क्या है ये न्यूज़। इंडिया ने G20 के जैसे बायोफ्यूल अलायंस जैसे हुआ था टू इंश्योर सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी थ्रू सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, उसी लाइन पे इंडिया ने बायोफ्यूल अलायंस किया है IPEF के मेंबर्स के साथ। IPEF का मलेशिया में एक मीट होने वाला है, 6th राउंड जिसको बोलते हैं वो होगा। उस पर इंडिया जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया का जो आएगा वो पिलर 3 ऑफ IPEF के नेगोशिएशंस में आएगा, सपोर्टेड बाय G20 कंट्रीज एंड 12 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सा IPEF, कौन कौन से? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ये लोग जो है सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ये लोग जो है सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों आज का लास्ट न्यूज़, क्लाइंट डेटा एंड एसेट फॉर ईयर्स, बैंक्स नाउ फ्रेट ओवर लाइबिलिटी। देखिए न्यूज़ क्या है दोस्तों कि अभी तक तो क्लाइंट का डेटा एक एसेट रहता था, ठीक है। बैंक्स वगैरह काफ़ी ये सब डेटा को कैजुअली लेते थे, और कभी भी कोई चीज़ का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वही क्लाइंट का डेटा को प्रोसेस कर देते थे, उनको ऑफ़र देने लग जाते थे, कई को तो ऑफ़र अटैच ही कर देते थे अकाउंट से, कोई सुनवाई नहीं। अगर कोई कुछ कंप्लेंट करता था तो सॉरी बोल के भेज देते थे, और या तो वो भी नहीं था। अब डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल के हिसाब से अगर आप क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और भी कई सारे इसमें डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल में कई सारे बैंक्स के ऊपर या इनफैक्ट एग्रीगेटर्स के ऊपर जो डेटा जो रखती है उनके ऊपर कई सारे क्लॉजेज आ गए। तो अब इसके कारण क्या हुआ है कि अब ये जो डेटा जो एक एसेट हुआ करता था, अब उसको रखने में सबको डर लग रहा है कि यार कहीं हमसे अगर डेटा लीक हो गया तो हमारा तो फिर पूरा हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए अब जो है बैंक्स वगैरह ज़्यादा कॉशियस हो रही है कि भाई कहीं अगर हमसे एक बार कुछ गलती हो गया तो हम पे 250 करोड़ तक का फाइन हो जाएगा, और अगर मान लो दोबारा गलती हो गई तो वापस से 250 करोड़ तक का फाइन होगा, मतलब 500 करोड़ तक का फाइन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेके बैंक थोड़ा सा अभी डरी हुई है। दोस्तों एक और न्यूज़ है, MPC फ्लैग्स अनसिक्योर्ड लोन रिस्क, अर्जेस लुक एट वेट्स LTV रेशियोज। देखिए हो क्या रहा है कि MPC ये चीज़ बोल रहा है, MPC की एक मेंबर है आशिमा गोयल, इन्होंने ये चीज़ बताया है कि भाई बैंक्स वगैरह को जो है इंटरेस्ट रेट से तो खतरा है ही, बट इंटरेस्ट रेट कर्व करने से ही सोल्यूशन नहीं है। इंस्टेड अपने लोग लोन टू वैल्यू का रेशियो भी बढ़ा सकते हैं, सॉरी कम कर सकते हैं। यानी कि जब आप लोन टू वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए 100 रुपये का वैल्यू है मेरा प्रॉपर्टी का जो मैं मॉर्गेज रख रहा हूँ, तो मुझे 80 रुपये का लोन मिलेगा। अगर उसे कम करना है तो 60 रुपये का लोन मिलेगा, 100 रुपये के वैल्यू पे 60 रुपये का मिलेगा, यानी कि 60% हो गया LTV। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई एक तो अगर आप लोन टू वैल्यू रेशियो को अगर आप स्टैंडर्डाइज करके कम कर दोगे ना, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके जो प्रोसीड से लोन के वो भी कम हो जाएंगे, और आपका एसेट और सिक्योर रहेगा, यानी कि NPA होने के चांसेस, NPA पे बैड डेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को फोकस किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छा लोन दिया जा रहा है, 80% LTV तक का दिया जा रहा है लोन, ठीक है। और अनसिक्योर लोन का अगर बात करें तो ICICI का 13% ऑफ द लोन इज़ अनसिक्योर्ड, ठीक है, जो कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन्स को लेके है।
बोला जा रहा है कि बैंक्स तो कर ही रहे ये चीज़, लेकिन बैंक से ज़्यादा एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनीज ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ को कॉशियस रहना पड़ेगा हमें, ताकि ये बढ़ बढ़ के एक बबल टाइप का ना हो जाए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।